Class 10th, we are continuing the lesson, The Making of a Global World. See, in this picture, you can see Indian indentured labor in cocoa plantations in Trinidad, early 19th century. मतलब यहाँ के जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे वो कोको प्लांटेशन में वर्क करने के लिए ट्रिनिडाड ऑन कॉन्ट्रैक्ट भेजे जाते थे. ठीक है. सो वी आर कंटिन्यूइंग द टॉपिक और द टॉपिक इज इंडियन ट्रेड, colonialism एंड ग्लोबल सिस्टम. अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ के बहुत फाइन कॉटन प्रोड्यूस होता था, क्लॉथ प्रोड्यूस होता था. उस समय तक यूरोप में कपड़ा नहीं प्रोड्यूस होता था. लेकिन अब ये जो समय की बात है अब आ रही है, इसमें क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ यूरोप में लगने लगी थी. ठीक है. और अब तक भारत से इंडियन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते थे. बड़ा फाइन कॉटन इंडिया में बनता था. फाइन कॉटन प्रोड्यूस भी होता था और कॉटन टेक्सटाइल भी हाथ से बनता था और एक्सपोर्ट होता था. और केवल यूरोप में ही नहीं एक्सपोर्ट होता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता था. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, उनका मैन्युफैक्चर कपड़ा होने लगा. और इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटेन के गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि अब कॉटन टेक्सटाइल का इंपोर्ट ना किया जाए और लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए. इसी वजह से काफ़ी टैक्सेस क्लॉथ इंपोर्ट पे लग गए इनटू ब्रिटेन. और इसीलिए इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि फाइन इंडियन कॉटन का जो एक्सपोर्ट है भारत से या ब्रिटेन में इंपोर्ट डिक्लाइन होने लगा, मतलब धीरे धीरे घटने लगा. फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ओवरसीज़ मार्केट्स खोजने लगे, मतलब समुद्र पार मार्केट्स खोजने लगे, या अपनी जो उन्होंने जगह देश कॉलोनाइज़ किए थे वहाँ पर अपना कपड़ा बेचने का मार्केट ढूंढने लगे. अब भारतीयों का क्या हाल हुआ, ये यहाँ पे जब इनकी टेक्सटाइल्स कहीं बिकने लगी तो यहाँ पर स्टिफ कंपटीशन अब होने लगा अदर इंटरनेशनल मार्केट्स में. क्यों? क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स भी वहाँ बिकने के लिए जाती थी और ब्रिटिश टेक्सटाइल्स भी बिकने जाती थी. हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा. 30% हो गया अराउंड 1800 टू 15%, है ना. फिर 15% 1815 में रह गया. बाय 1870 3% के नीचे टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ड्रॉप हो गया. तो अब इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता? Figures tell that dramatic story. While exports of manufacturers declined rapidly, export of raw material, जब मैन्युफैक्चर गुड्स का डिक्लाइन रैपिडली हुआ तो अब यहाँ से क्या एक्सपोर्ट होता था? अब यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था. और 1812 से 1871 के बीच में रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स जो है वो 5% से 35% रेज हो गया. इंडिगो भी साथ में एक्सपोर्ट होने लगा. वो भी एक एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट था. काफ़ी डिकेड्स तक ये चलता रहा. हमारे यहाँ से कॉटन और इंडिगो एक्सपोर्ट होता रहा. और साथ में यहाँ से जो ब्रिटिश थे वो भारत में ओपीएम उगाते थे और ओपीएम चाइना में बेचते थे, तो वो एक्सपोर्ट होता था भारत से. तो ब्रिटिश ही यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे. तो इसीलिए ब्रिटेन जो है यहाँ पे ओपीएम ग्रो करता था और जो पैसा उसको मिलता था उससे वो टी खरीदता था और भी बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता था चाइना से. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश जो ब्रिटेन में चीज़ें बनती थी स्पेशली टेक्सटाइल्स, वो इंडियन मार्केट में भर गई बिल्कुल. फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल भारत से एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटेन में और पूरे दुनिया में. बट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, लेकिन जो ब्रिटिश यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे भारत में, उसका वैल्यू कई गुना ज़्यादा था और जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था उसका वैल्यू बहुत कम था. तो इसीलिए ब्रिटेन के पास ट्रेड प्लस होता था. इसी ट्रेड प्लस से वो और दूसरे कंट्री में जो ट्रेड करते थे वहाँ जो डेफिसिट होती थी, कमी होती थी, वो पूरा करते थे. और दिस इज़ हाउ मल्टीलैटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क्स.
एक कंट्री में जो डेफिसिट होता है वो दूसरे कंट्री के सरप्लस से पूरा हो जाता है। बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट्स, इंडिया प्लेड क्रूशियल रोल इन द लेट 19th century in the world. Britain's trade surplus in India also helped so-called home charges to pay the so-called home charges. मतलब ये अपने यहाँ जो उनको पैसों की कमी होती थी वो पूरा करते थे, इंटरेस्ट पेमेंट्स करते थे जो उन्होंने कर्ज लिया होता था, या पेंशन्स देते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को। नेक्स्ट देखो टॉपिक है इंटर वॉर इकोनॉमी। मतलब जब यहाँ वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया में, तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच मेनली यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन यूरोप ने अपनी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ को, जैसे ब्रिटेन ने भारत को, इस वॉर में खींच लिया था। ठीक है, इससे वर्ल्ड में वाइडस्प्रेड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और भी बड़े हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हुए। वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो टू पावर ब्लॉक्स में मेनली लड़ा गया। देखो ये भी वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन आ गया। वन साइड एलाइज थे, एलाइज में कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और बाद में यूएस ने ज्वाइन किया। और अपोजिट साइड पे जो सेंट्रल पावर्स थे उसमें कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ठीक है, तो जब वॉर शुरू हुआ तो सोचा जा रहा था अगस्त 1914 में शुरू हुआ, सोचा जा रहा था दिसंबर तक, क्रिसमस तक ये ख़त्म हो जाएगा, 4 महीने में, पर मोर दैन 4 years चला। तो ऐसा वॉर दुनिया ने कभी नहीं देखा था। इसमें वर्ल्ड के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस इन्वॉल्व हो गए और मॉडर्न इंडस्ट्री और मॉडर्न वेपन्स लगे और दूसरे अपनी एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के उन्होंने हर उपाय किए, है ना। जैसे ये फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था, इसमें मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स बहुत बड़े स्केल पे यूज़ हुए। दीज वर इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री। टू फाइट वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, बहुत से सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया अराउंड द वर्ल्ड आर्मी में, एंड टू फ्रंट लाइन्स ऑन लार्ज शिप्स एंड ट्रेन्स। डेथ और डिस्ट्रक्शन भी 9 मिलियन डेड हुए और 20 मिलियन इंजर्ड हुए। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी डेथ होएगी विदाउट द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल आर्म्स यूज़ हुए थे इसीलिए इतनी डेथ्स, इसीलिए इतने इंजर्ड। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेम्ड, मतलब जो मरे और मेम्ड मतलब अपंग, वो ज़्यादा करके वर्किंग एज के थे। वर्किंग एज होती है वही 20 to 60 आप कह सकते हो। दीज डेथ्स इंजरीज रिड्यूस द एबल बॉडीड वर्कफोर्स। तो एबल बॉडीड वर्कफोर्स इसीलिए कम हो गया यूरोप में। और इनकम्स, जो हाउस होल्ड इनकम्स डिक्लाइन हो गई वॉर। अब वॉर के टाइम इंडस्ट्रीज़ जो थी वो अब जो गुड्स बनाती थी उसके बजाय वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने लगी। एंटायर सोसाइटीज़ वर रीऑर्गेनाइज्ड फॉर वॉर। मैन वेंट टू बैटल, मैन बैटल में गए, विमेन जो हैं घर के बाहर निकली जॉब्स करने के लिए, जो मैन पहले करते थे। वॉर लेड टू स्नैपिंग। अब वॉर से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक लिंक्स थे बिटवीन लार्ज इकोनॉमिक पावर्स वो भी ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि फाइटिंग होने लगी, है ना। सो ब्रिटेन बोरोड, अब इसलिए बहुत मनी जो है उसने ब्रिटेन ने यूएस बैंक से उधार लिया, लोन लिया। अब यूएस जो है था इंटरनेशनल डेप्टर के बजाय इंटरनेशनल क्रेडिटर हो गया, है ना। मतलब वॉर ख़त्म होते होते यूएस और उसके सिटीजन्स जो थे वो ओवरसीज़ असेट्स ज़्यादा लेने लगे दैन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स ओन्ड इन यूएस। पोस्ट वॉर रिकवरी मतलब क्या हुआ कि वॉर के बाद रिकवरी मुश्किल थी। ब्रिटेन विच वॉज द वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी इन द प्री वॉर पीरियड पर्टिकुलरली फेस्ड अ लॉन्ग प्रोलॉन्ग क्राइसिस। मतलब ब्रिटेन जो था, जो एक लीडिंग इकोनॉमी थी वॉर से पहले, अब उसको क्राइसिस फेस करनी पड़ी।
ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड, ब्रिटेन जो था वॉर में लगा हुआ था। इंडस्ट्रीज़ अब जापान में और इंडिया में डेवलप होने लगी। आफ्टर द वॉर ब्रिटेन फाउंड इट डिफ़िकल्ट, लेकिन वॉर के बाद ब्रिटेन को बड़ी मुश्किल हुई रिकैप्चर पोजीशन ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन मार्केट एंड टू कम्पीट विद जापान इंटरनेशनली। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर्स, वॉर एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा पैसा या उधार लिया था यूएस से। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉर के एंड में ब्रिटेन वॉज बर्डन विद एक्सटर्नल डेब्ट्स, ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट्स, मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उधार हो गया था। द वॉर हैड एन इकोनॉमिक बूम, वॉर हैड लेड टू एन इकोनॉमिक बूम, मतलब कि इकोनॉमिकली कोई कंट्री तो बहुत ज़्यादा है ना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड हुई उस समय, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट। व्हेन द वॉर बूम एंडेड, लेकिन जब वॉर ख़त्म हुआ और उस चीज़ की मांग ख़त्म हुई, जैसे सोल्जर्स के कपड़ों की, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, खाने पीने के सामान की, तो प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट रिड्यूस ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर्स टू ब्रिंग देम टू लाइन विद पीक टाइम रेवेन्यूज। दीज डेवलपमेंट्स, इससे ह्यूज जॉब लॉसेज हुए इन 1921 इन एवरी, और हर 5 वर्कर्स में से एक काम से बाहर था। इंडीड एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी अबाउट वर्क जो था वो एक पोस्ट वॉर सिनेरियो बन गया। मैनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ भी क्राइसिस में आ गई, है ना। फॉर एग्जांपल जो वीट प्रोड्यूसर्स थे, यूरोप जो था पहले वीट सप्लायर था वर्ल्ड का, अब वॉर के समय उसका ये काम डिसरप्ट हो गया और अब वीट प्रोडक्शन कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ गया था, है ना। वंस द वॉर वाज ओवर प्रोडक्शन इन ईस्टर्न यूरोप रिवाइव, फिर प्रोडक्शन यूरोप करने लगा, लेकिन इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस होने की वजह से दुनिया में ग्रेन प्राइसेस फेल, रूरल इनकम डिक्लाइन एंड फार्मर्स फेल इनटू डेप्ट, है ना। अब क्या हुआ, राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, अब मास प्रोडक्शन होने लगा। यूएस जो है रिकवरी यूएस में जल्दी हो गई और वॉर ने हेल्प किया यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट होने में। थोड़े ही समय में इकोनॉमिक ट्रबल शुरू हो गई, है ना। US economy resumed its strong growth in early 1920s. One important feature of US economy क्या था कि mass production. The move towards mass production had begun in the late 19th century, but in 1920s it became a characteristic feature of industrial production in US. ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हेनरी फोर्ड जो कार मैन्युफैक्चरर है, फोर्ड कार्स का, उसने शिकागो स्लॉटर हाउस का मॉडल देखा और उसने देखा कि कैसे स्लॉटर्ड एनिमल्स जो हैं वो एक कन्वेयर बेल्ट पे रख दिए जाते हैं और जो बीच बीच में बुचर्स खड़े होते हैं वो उनको काटते जाते हैं, पिक करते हैं, कुछ कुछ पार्ट्स काटते जाते हैं। उसी मॉडल पे उसने एक कार का न्यू कार प्लांट डेट्रॉयट में सेटअप किया और उसने समझ लिया कि असेंबली लाइन मेथड जो है उससे फास्टर और चीपर वे जो है of producing vehicles है। The assembly line forced workers to repeat single task mechanically and continuously। तो इससे क्या होता कि जैसे कोई भी एक कार में पार्ट फिट करना है तो इससे जो है एक आदमी को केवल एक ही काम करना है। एक कन्वेयर बेल्ट है सपोजिंग 100 मीटर की, तो उसमें बीच में 10 लोग खड़े हुए हैं, किसी को कोई पार्ट लगाना है, किसी को कोई पार्ट लगाना है। इससे पेस ऑफ वर्क जो है स्पीड अप हो जाती है। तो कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े होने से कि डिले नहीं होता था, है ना, ना ही कोई ब्रेक ले पाता था, है ना ही किसी से हेलो हाय कर सकता था, है ना। तो इस तरह से काम का वर्क बहुत तेज हो ज़्यादा बढ़ गया, लोगों के ऊपर बोझ बढ़ गया और वर्कर्स जो थे वो इससे कोप नहीं कर पा रहे थे, मतलब बड़ा मुश्किल समय था, वो कोप नहीं कर पा रहे थे। तो इसने स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइंस और कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उतने वर्क नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो बहुत ढेर सारे लोगों ने काम छोड़ दिया। तो अब फोर्ड को लगा कि इससे तो गड़बड़ा जाएगा मामला और फैक्ट्रीज़ जो हैं वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने डबल कर दिया वेज, डेली वेज को, और साथ में ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया उस अपने प्लांट्स में ऑपरेट करने में। हेनरी फोर्ड ने उस हाई वेज को कैसे रिकवर किया कि वो बीच बीच में
स्पीड बढ़ा देता था प्रोडक्शन लाइन की, फोर्सिंग वर्कर्स टू वर्क इवन हार्डर, सो मच सो कि वो डबल द डेली वेज, जो उसने डेली वेज डबल कर दिया। बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था ये, है ना, ही हैड एवर मेड। फोर्डेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस जो थी वो जल्दी ही यूएस में स्प्रेड कर गई और सब लोग इसकी वर्क को कॉपी करने लगे कि काम के ढंग को। मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट प्राइसेस ऑफ इंजीनियर गुड थिंग्स ऑफ थैंक्स ऑफ टू हायर वेजेस मोर वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल। अब जब ज़्यादा वेज मिलने लगे तो कंज्यूमर गुड्स की भी बिक्री बढ़ गई। कार प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब सस्ती हो गई कार, है ना। लोग जो हैं रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियोस, ग्रामोफोन्स ये सब हायर कर सकते थे या परचेज कर सकते थे या क्रेडिट पे ले सकते थे। डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर्स ये सब बढ़ गई, बूम आ गया इसमें। हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920 क्रिएटेड बेसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसी से यूएस बड़ा प्रॉस्परस हो गया, है ना, मतलब अमीर होने लगा। और हायर साइकिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर इनकम्स, हायर कंजम्पशन डिमांड, मोर इन्वेस्टमेंट। इन 1923 यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएस ने फिर से एक्सपोर्ट करने लगा कैपिटल को और लार्जेस्ट ओवरसीज़ लेंडर बन गया, मतलब समुद्र पार जो है वो सामान अपना लैंड करने लगा। यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years. All this proved too good to last, मतलब ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। By 1929 वर्ल्ड में क्या आ गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन, जैसा कभी भी दुनिया में नहीं आया था। द ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 में आया और 1930s तक रहा। इसमें डिप्रेशन किस में हुआ, मेनली इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहले एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन हो गया, इसीलिए एग्रीकल्चरल प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, इनकम बहुत ज़्यादा गिर गई, इतना प्रोड्यूस हो रहा था कि लोग खरीद ही नहीं। लैक ऑफ बायर्स, फार्म प्रोड्यूस रॉटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स। दूसरी बात क्या हुई कि लोन्स, लोगों ने समझा कि अब लोन्स की कैसे लोन, मैनी कंट्रीज फाइनेंस, देखो सेकंड क्या है, मनी कंट्रीज फाइनेंस्ड in 19th century many countries financed in 1920 their investments through loans, है ना, मतलब लोन्स लेते थे। while it was extremely easy to raise loans in यूएस में लोन लेना बहुत आसान था और यूएस ओवरसीज़ भी देता था, लेकिन जो ओवरसीज़ लेंडर्स थे अब वो इस समय बड़े परेशान और पैनिक हो गए। क्यों पैनिक हो गए, क्योंकि उनको लगा कि हमारा लोन जो है अब वापस नहीं हो पाएगा। जहाँ $1 बिलियन था लोन, अब रह गया quarter billion. Countries that that depended on crucially on US on loans now faced an acute crisis with the withdrawal of US loans. अब US भी लोन लेने से बचने लगा, है ना। In Europe it led to failure of some of the major banks, collapse of currencies, British pound, है ना, such as British pound sterling. In Latin America intensified slump in agriculture and raw material prices. In US attempt to protect its economy इन द डिप्रेशन बाय डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ डबल कर दी, है ना, इससे वर्ल्ड ट्रेड को एक और ब्लो मिला। सो चिल्ड्रन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? द यूएस वॉज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल कंट्री और ये भी डिप्रेशन से बहुत अफेक्ट हुई। विद द फॉल ऑफ प्राइसेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ डिप्रेशन यूएस बैंक्स ऑल्सो स्लैश्ड डोमेस्टिक लेंडिंग कॉल्ड एंड, और उन्होंने लोन्स वापस लेने शुरू किए, ठीक है। तो अल्टीमेटली यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड और अब वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करना, लोन्स कलेक्ट करना, रीपेड डिपॉजिटर्स, है ना, इस चक्कर में बहुत से बैंक जो है बैंकरप्ट चले गए। द नंबर जो है 1933 में 1933 में 4000 बैंक थे वो क्लोज हो गए और 1929 से 32 के बीच में
1,10,000 companies had collapsed. By 1935, modest economy recovery was underway in most industrial countries. मतलब अब recovery होने लगी थी 1935 तक. ठीक है. So children, we have ended the lesson और next part में हम लोग